सो बेसिकली ये मेरी प्रोफाइल है, मुश्तबा ने एक्सप्लेन किया था। सबसे ऊपर पैशनेट एंड एम्बिशियस में लिखता हूँ, क्योंकि जब आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, स्किल्स गेन कर रहे होते हैं, या जॉब्स पे काम करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके अंदर वो पैशन, एम्बिशन और ड्रीम्स हों कि आप उस फील्ड के अंदर बेहतर तरीके से काम कर सकें, क्योंकि फील्ड्स बहुत ज़्यादा competitive होती हैं, बहुत सारे लोग काम करने वाले होते हैं, तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट। तो जो मेरे अंदर एक क्वालिटी है, मैं वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आई एम नॉट दैट यू कैन से नेचुरली टैलेंटेड, तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ों पे हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मैंने की हुई है, और एमबीए मेरा ऑन गोइंग है इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट से। 6+ years का एक्सपीरियंस है। आई हैव वर्क इन डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड एफएमसीजी इंडस्ट्रीज ओवर द पास्ट ईयर्स। आई एम फाउंडर ऑफ माइंड्स फ्रॉम इंजीनियरिंग, जो बेसिकली एक कराची में बड़ा इंस्टीट्यूट है। हम लोग ऑटोमेशन पे, आईओटी पे और डिफरेंट इंजीनियरिंग skills पे ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं। आई एम फाउंडर ऑफ ऑटोमेशन प्ले, दैट I believe the only LMS on industrial automation and IIoT in Pakistan। ये आप विजिट कर सकते हैं, वेबसाइट मैं शेयर भी कर दूंगा। मेंबर नेफ्टीसी का, जो कि आजकल आपने सुना होगा, हुनरमंद पाकिस्तान के डिफरेंट प्रोग्राम्स चल रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो उसके अंदर बेसिकली करिकुलम कमेटी का मैं पार्ट हूँ, एडवाइजर हूँ मल्टीपल यूनिवर्सिटीज के साथ। आई एम एफिलिएटेड विद सिस्को यूएसए, आईएफएम जर्मनी, फिनिक्स, रॉकवेल ऑटोमेशन। तो इनके बेसिकली एजुकेशन के हवाले से कोलैबोरेशंस है। आई एम सर्टिफाइड एज वेल, और ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने किए हैं। सो कमिंग बैक टू इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, क्योंकि आईओटी और मैं क्योंकि स्मार्ट फैक्ट्रीज और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे काम कर रहा होता हूँ, जो कि मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड है। तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के अंदर हम लोग मशीन्स की, डिफरेंट प्रोसेसेस की और प्लांट्स की ऑटोमेशन करते हैं टू अचीव हायर प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, एफिशिएंसी, इंफॉर्मेशन फ्लेक्सिबिलिटी, और इसके अलावा हार्ड वर्क या लेबर वर्क रिड्यूस हो सके। और हैजर्डस एनवायरनमेंट में, जैसे न्यूक्लियर प्लांट्स पे काम हो रहा होता है, तो उसके अंदर ऐसे टूल्स इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं जिससे आप उसकी चीज़ों की ऑटोमेशन कर सकते हैं। याद रखिएगा कि अगर हम लोग कंपेयर करते हैं इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में पाकिस्तान को विद ग्लोबल वर्ल्ड, तो हमारे यहाँ लेबर इंटेंसिव काम ज़्यादा होता है। यही वजह है कि जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी काफ़ी बूम करती है, क्योंकि उसमें हमें लेबर इजीली मिल जाती है, बहुत ज़्यादा लेबर वर्क भी होता है, तो और बहुत चीप भी पड़ता है। बट इसके प्रोज भी हैं और डाउन साइड्स भी हैं। डाउन साइड्स क्या है? बहुत ज़्यादा लेबर इन्वॉल्व है, ऑटोमेशन होगी तो ज़ाहिर है ज़्यादा लेबर आपको एलिमिनेट निकालनी पड़ेगी, एलिमिनेट करनी पड़ेगी। फिर काफ़ी सारे ऐसे टास्क हैं जो लेबर अगर करती है तो उसमें हेल्थ एंड सेफ्टी के फैक्टर्स भी आ जाते हैं। फिर ऑटोमेशन, क्योंकि अगर आप नहीं लाते, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक कार्स की अच्छी एग्जांपल है कि अब जैसे जैसे इलेक्ट्रिक कार्स आना शुरू हो गई हैं, तो आपकी जो नेचुरली जो हमारी फ्यूल पे कार्स चल रही हैं वो ऐसा ऐसा ऑब्सलीट हो जाएंगी। तो जाहिर है जो पहले अडॉप्ट करेगा उस टेक्नोलॉजी को, पहले उसके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेगा, वो उसमें आगे निकल जाएगा। सो ये सिंपल सी लॉजिक है इसके अंदर। ऑटोमेशन स्टैंडर्ड या ऑटोमेशन पिरामिड, तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होंगे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के, तो उन्होंने कुछ चीज़ें पढ़ी भी होंगी। हमारे पास 5 लेवल्स होते हैं बेसिकली: फील्ड लेवल, कंट्रोल, सुपरवाइजरी, प्लानिंग और मैनेजमेंट। फील्ड लेवल के अंदर आपके जो भी इंडस्ट्री हमारी होती है उसके अंदर सारे सेंसर्स आ जाते हैं। ठीक है, सेंसर्स, टेम्परेचर, जो भी हमारे पास फिजिकल पैरामीटर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, प्रेशर, फ्लो हो गया, स्पीड हो गई, तो इनको मेजर करने के लिए हमारे पास इस फील्ड लेवल पे सारे सेंसर्स होते हैं। कंट्रोल लेवल पे हमारे पास डिफरेंट कंट्रोलर्स होते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा कि हम लोग अक्सर एजुकेशन में हमें आर्डिनो रास्पबेरी पाई पे काम करवाया जाता है। वो एम्बेडेड कंट्रोलर्स होते हैं, कम वोल्टेज पे 5 वोल्ट पे काम करते हैं। वो छोटे टास्क के लिए होते हैं या डिवाइसेस के लिए होते हैं। इंडस्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, ऑयल एंड गैस है, उसमें जो कंट्रोल्स यूज होते हैं, कंट्रोलर, उसको प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स कहते हैं। वो बेसिकली उस इन्वायरमेंट के लिए डिज़ाइन किए गए होते हैं, उस स्टैंडर्ड के लिए डिज़ाइन किए गए होते हैं। हार्श इन्वायरमेंट में काम कर सकते हैं। उनकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कंपैरेटिवली ईजियर होती है एज कम्पेयर टू जो आप डिफरेंट हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं।
तो ये कंट्रोल लेवल है, हमारे पास सुपरवाइजरी लेवल है, यहाँ पर हमारे पास विजुअलाइजेशन आ जाती है बेसिकली, कि हमारे पास स्काडा सिस्टम्स या ह्यूमन मशीन इंटरफेसेस आ जाती हैं जिसके ज़रिए ऑपरेटर अपनी मशीन्स के पैरामीटर ऑब्जर्व कर सकता है, उसको कंट्रोल कर सकता है, चेंज कर सकता है। फॉर एग्जांपल हमारी जो सुई गैस की साइट्स रन होती है उनके पास स्काडा सिस्टम है, जो कि यहाँ पर सिंध और बलूचिस्तान के अंदर, उनका यहाँ पर कराची में एक मॉनिटरिंग बेसिकली रूम है। तो वहाँ से बैठ के वो सिंध और बलूचिस्तान की सारी गैस साइट्स को मॉनिटर कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो उसमें हमारे पास कंट्रोल लेवल भी इन्वॉल्व होता है और सुपरवाइजरी लेवल भी है, कि स्काडा का मतलब ये है कि सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। तो एक जगह से पूरा सेंट्रलाइज कंट्रोल है, सुपरवाइजरी कंट्रोल है, और वहाँ पर डेटा एक्विजिशन भी हो रही है। डेटा सेव करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डेटा बेसिस हम लोग फिर यूज करते हैं। प्लानिंग लेवल के अंदर MES आ जाता है, मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन सिस्टम आ जाता है, कि आपकी जो भी प्रोडक्शन है, आपकी जो भी मशीन की एफिशिएंसीज हैं, वो इस लेवल पे एस्टिमेट या कैलकुलेट हो रही होती है। इसके अलावा हमारे पास फिर मैनेजमेंट लेवल है। तो मैनेजमेंट लेवल में क्या होता है कि आपके पास सैप सिस्टम आ जाता है। काफ़ी स्टूडेंट्स ने सैप का नाम सुना होगा, सीमेंस वालों का सिस्टम है ये, पाकिस्तान में नेस्ले में चल रहा है, पैकेजेस ग्रुप में चल रहा है। तो उसके अंदर मैनेजमेंट लेवल आ जाता है कि आप ना सिर्फ प्रोडक्शन नहीं, आपकी आपकी कंपनी से रिलेटेड जो पेरोल सिस्टम है, आपका आपका जो फाइनेंस सिस्टम है, वो पूरा एक टॉप लेवल पे इस पे मॉनिटर हो रहा होता है। तो आपकी जो ऑटोमेशन वो स्टार्ट होती है फ्रॉम बॉटम टू टॉप जाती है, कि फील्ड लेवल से सेंसर से डेटा कंट्रोल पे आया, कंट्रोल से सुपरवाइजरी लेवल पे यहाँ पे विजुअलाइजेशन हो रही है, स्टोरेज हो रही है डेटा की, प्लानिंग लेवल पे यहाँ पे प्लान बन रहे हैं, एस्टिमेशन हो रही है कि अच्छा यार मशीन्स की इतनी प्रोडक्शन है, इतनी एफिशिएंसीज है, और इसको इस तरह से फर्दर हम लोग प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, या वेस्ट कम कर सकते हैं, या एफिशिएंसीज इंक्रीज कर सकते हैं। और फिर ERP लेवल, जो कि पूरी एक समझो कि फाइनेंशियल भी आपको, प्लांट प्रोडक्शन लेवल पे भी और ह्यूमन एम्प्लॉयज लेवल पे भी, सब चीज़ों पे आपको इंफॉर्मेशन दे रहा होगा। तो अगर आगे बढ़ें इसमें, तो हमारे पास इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के जो टूल्स हैं, उसके अंदर हमारे पास PLC है, जो कि एक कंट्रोलर है, कि वो इनपुट एक्सेप्ट करेगा सेंसर से और आउटपुट को ऑपरेट करा देगा। आउटपुट जिसको एक्चुएटर कहते हैं, या हम लोग मोटर, फॉर एक अच्छी एग्जांपल है आउटपुट की, कि 60% इंडस्ट्रीज में मोटर्स जो है वो एक कॉमन एलिमेंट होता है हमारे पास। फिर सॉरी, DCS होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम्स। हमारे पास जैसे रिफाइनरीज हैं, उसके अंदर कंट्रोल बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, इंस्ट्रूमेंटेशन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। तो वहाँ पर हम लोग DCS यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि प्रोसेस ऑटोमेशन के अंदर DCS एक अच्छा टूल होता है यूज़ करने के लिए। स्काडा है, जो एक रिमोट मॉनिटरिंग के लिए रिमोट लेवल पे यूज़ हो रहा होता है, कि डिफरेंट शहरों में अब आपके प्लांट्स हैं जिनको आपने सेंट्रलाइज मॉनिटर और कंट्रोल करना है। एक्चुएटर्स आउटपुट्स हैं, HMI ह्यूमन मशीन इंटरफेस हैं। जैसे हमारे पास मोबाइल फ़ोन होता है, मोबाइल फ़ोन के अंदर फॉर एग्जांपल अगर कंट्रोलर, उसको आप प्रोसेसर लगा हुआ है, PLC के अंदर भी प्रोसेसर होता है, मोबाइल फ़ोन के अंदर भी प्रोसेसर है, सेंसर्स मोबाइल फ़ोन के अंदर है आपके पास। आप मोबाइल को करीब लाते हैं, प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है, स्क्रीन ऑफ हो जाती है, ठीक है। स्पीड के, गायरो वगैरह के, GPS के डिफरेंट सेंसर्स ऑलरेडी होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास, अगर मैं सिर्फ उसके अंदर सेंसर्स लगे हों और कंट्रोलर लगा हो प्रोसेसर, तो आप उसको विजुअलाइज नहीं कर सकते। तो हम लोग HMI इंडस्ट्री में भी इसीलिए यूज़ करते हैं, जैसे मोबाइल के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं, कि आपको एक अच्छी यूज़र इंटरफेस मिल जाती है। जितनी अच्छी आप डिज़ाइन करेंगे, उतना अच्छा आपका यूज़र एक्सपीरियंस होगा। जब सॉफ्टवेयर वाले डिज़ाइन करते हैं तो UI UX पे वो काम कर रहे होते हैं। तो इसी तरह इंजीनियर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी अच्छी HMI ऑपरेटर के लिए डिज़ाइन करता है, कि उसको हर इंफॉर्मेशन मशीन की, प्लांट की, HMI के ऊपर इजीली अवेलेबल हो। उसने अच्छे अलार्म्स डाले हुए हों, कि यार मशीन के अंदर पहले यूनिट पे प्रॉब्लम आई है, तो अलार्म पॉपअप हो जाए कि इस मशीन के अंदर, इस पार्ट के अंदर, उसके इक्विपमेंट, इस इक्विपमेंट के अंदर ये प्रॉब्लम आई है, ठीक है। तो ये कुछ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के टूल्स हैं हमारे पास। मोटर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत किस्म की मोटर्स यूज होती हैं, AC DC सर्वो। तो इसके ऊपर आपको एक लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समझाने का मकसद ये है कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के अंदर ये सारे टूल्स यूज होते हैं, और इसको हम लोग देखेंगे कि इंडस्ट्रियल IoT के अंदर क्या चेंजेस आती हैं। तो लर्निंग के हवाले से, सीखने के हवाले से, आपको, क्योंकि इंजीनियरिंग के अंदर, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हार्डवेयर ओरिएंटेड होती हैं।
तो हो सकता है ऑनलाइन लर्निंग में आपको इतना चीज़ें 60% 70% समझ में आ जाएं, बट इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप उस पर हार्डवेयर पे कुछ ना कुछ काम कर सकें। आई बिलीव फैसलाबाद आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसमें ऑलरेडी लैब्स हैं जिसके अंदर आप काम कर सकते हैं। मैंने ये चीज़ें डिस्कस की हैं फील्ड लेवल की, और कुछ और चीज़ें मुझे इसके ऊपर कमेंट्स रीड करने नहीं आते। मुश्तबा आप बता दीजिएगा अगर किसी का कमेंट आता है तो, या कोई सवाल करता है। अच्छा, आप लोग सवाल करें ताकि आप लोग को कुछ चीज़ें क्लियर हों। ये चीज़ें तो वैसे भी सेशंस जो हैं वो तो चलते रहते हैं, बट इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप लोग सवाल करें। सुपरवाइजरी लेवल है हमारे पास, आप लोग चेक कर सकते हैं। फील्ड लेवल है कंट्रोल। सुपरवाइजरी लेवल पे कुछ स्क्रीन्स नज़र आ रही हैं कि डेटा आपका विजुलाइज हो रहा है। MES लेवल के ऊपर आपके CMMS और वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम इस तरह से आ जाते हैं। आपकी OWE फॉर एग्जांपल कैलकुलेट हो रही है, ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी। तो अगर मैं कराची पे किसी प्लांट पे काम कर रहा हूँ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे या इंडस्ट्री 4.0 पे, तो उसके अंदर एक अच्छा बेंचमार्क OWE का होता है। तो हम लोग एस्टिमेट कर रहे होते हैं कि अच्छा यार, बर्लिन में एक प्लांट है, स्वीडन में एक प्लांट है, मैनचेस्टर में एक प्लांट है, उनकी ये एफिशिएंसीज हैं, तो हम लोग किस तरह से वो मीट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ERP सिस्टम हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। उसके अंदर फाइनेंशियल्स, ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग यहाँ पर मेंशन है, मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें आ रही होंगी। ये कुछ चीज़ें PLCs और इसके हवाले से, PLCs की कुछ शेप इस तरह से होती है दैट वर क्रिएटेड इन 1960s टू रिप्लेस रिले बेस्ड सिस्टम्स। ठीक है, पहले हमारे पास 1960s इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस हैं। फॉर एग्जांपल आपको कोई भी लोड स्विच करवाना है तो उसके लिए रिलेस यूज करते थे। उसके बाद ट्रांजिस्टर्स आने के बाद हमारे पास जो मोबाइल्स के अंदर भी फॉर एग्जांपल माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं, उसके अंदर बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं। ट्रांजिस्टर का काम भी स्विचिंग करने का होता है। तो बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स आपको एक बहुत अच्छी स्पीड और वो चीज़ें दे रहे होते हैं जो कि आप लोग हम लोग हर डिवाइसेस में यूज कर रहे होते हैं। तो PLC के अंदर भी माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं, बट PLC एक इंडस्ट्रियल कंप्यूटर है। ठीक है, वो इंडस्ट्रीज में यूज होता है। माइक्रो रास्पबेरी पाई के अंदर भी माइक्रो प्रोसेसर है, बट वो हम लोग एम्बेडेड डिवाइसेस के लिए यूज करते हैं। तो एप्लीकेशन डिफरेंट है, बट माइक्रो प्रोसेसर एक कॉमन चीज है। अच्छा, किसी ने एक सवाल किया है आफ्ताब ने। हाँ, न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में ही अभी मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि क्या टेक्नोलॉजी है। अभी जो हम लोग सब चीज़ों की बात कर रहे हैं ये एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज हैं। इसके इनके अंदर इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट ज़रूर आई हैं कि अच्छा यार, ये इसकी लाइफ 10 साल थी तो अब ये 15 साल चल जाएगा, या इसकी प्रोसेसिंग की स्पीड 2 गीगाहर्ट्ज़ थी तो ये 3 गीगाहर्ट्ज़ पे पहुंच जाएंगी। तो इन रेडिकल इनोवेशन वो आगे जाके मैं बताऊंगा कि क्या आई है टेक्नोलॉजीज में। HMI कुछ इस तरह से दिखती है, इंडस्ट्रीज के अंदर लगी होती है कि उसके अंदर आप मशीन्स के ऊपर हम लोग HMI लगाते हैं कि ऑपरेटर उसको मशीन्स को ऑपरेट कर सके। DCS सिस्टम्स के अंदर ये पूरा एक सिस्टम या आर्किटेक्चर आ जाता है जिसके अंदर हमारे पास ये फील्ड लेवल भी है, कंट्रोल लेवल भी है, विजुअलाइजेशन लेवल भी है। इसके साथ अंदर हिस्टोरियन भी होंगे। हिस्टोरियन का मतलब ये होता है सारा डेटा आपके पास स्टोर भी हो रहा हो, डिस्प्ले भी हो रहा हो, और रिडंडेंसी होती है। रिडंडेंसी प्लांट ऑटोमेशन में ये होती है कि अगर बस एक कंट्रोलर लगा हुआ है वो खराब हो जाता है तो उसका कंट्रोल दूसरे कंट्रोलर पे शिफ्ट हो जाए, बजाय कि मेरा प्लांट बंद हो जाए। क्योंकि अगर आपकी रिफाइनरी बंद हो जाती है तो उसको पे स्टार्ट करने में बहुत पूरा प्रोसीजर लगता है, बहुत ज्यादा वेस्ट होती है। 1 घंटे का डाउन टाइम अगर किसी इंडस्ट्री में आता है, इंडस्ट्री में, तो उसमें रिसर्च ये कहती है डॉलर का लॉस होता है। तो 22-30 लाख, ये तो अब बहुत मिनिमम साइड पे। तो बड़े जो प्लांट्स या रिफाइनरीज होती हैं जिसमें कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, उसमें अगर आपका प्लांट रुक जाए तो उसको वापसी स्टार्ट करने में दिन लग जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेसेस थी। ये एक प्रोसेस ये होता है कि आपकी एक जगह से रॉ मटेरियल जा रहा है, दूसरी जगह से एंड प्रोडक्ट निकल रही है, तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसमें चैलेंजेस ज्यादा होते हैं। एक बैचिंग प्रोसेस होता है कि एक मशीन लगी हुई है, उससे एक प्रोडक्ट निकली, वो WIP बन गई, वर्क इन प्रोसेस, और वो दूसरी मशीन में चली गई। इस तरह से मल्टीपल आपकी मशीन्स लगी हुई हैं, तो कंपैरेटिवली काम करना उस पर आसान होता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम था। फील्ड लेवल है, कंट्रोल लेवल है, विजुअलाइजेशन लेवल है, डेटा स्टोरेज। ठीक है, तो DCS सिस्टम के अंदर भी PLCs यूज हो रहे होंगे,
डीसीएस सिस्टम के अंदर भी एचएमआईज यूज हो रही होंगी, बट एक पूरी प्रोसेस की ऑटोमेशन हो रही है। एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है एनालॉग मेजरमेंट का। डिजिटल मेजरमेंट ये होती है जो बुलियन लॉजिक हम लोग पढ़ते हैं, 0 या 1, लो या हाई। डीसीएस के अंदर क्या होता है, एनालॉग के अंदर क्या होता है कि आपके पास कंटिन्यूस सिग्नल्स आ रहे हैं, 0 to 10 वोल्ट, 4 to 20 मिली एम्प्स। ठीक है, 4 मिली एम का मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है किसी मशीन का, 20 मिली एम्प्स का मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो लो टू हाई एक कंटिन्यूस रेंज आ रही है परसेंटेज के अंदर। तो इसके अंदर एनालॉग मेजरमेंट ज्यादा होती है। फिर उसके अंदर हम लोग पीआईडी कंट्रोल यूज करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी मशीन का सेट पॉइंट 50 डिग्री सेंटीग्रेड रखा हुआ है, वो कभी 49 पे आता है, 52 पे जाता है, तो वो एरर होता है एनालॉग के अंदर। तो सेट एरर इक्वल्स टू सेट पॉइंट माइनस प्रेजेंट वैल्यू। तो जो एरर होता है उसको रिमूव करने के लिए हम लोग फिर पीआईडी लगाते हैं, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव, उसके लूप्स बनाते हैं। प्रोग्रामिंग के अंदर बेसिकली इंप्लीमेंट होता है, ताकि हम लोग जो 50 डिग्री सेट पॉइंट है उसी पर मेरी मशीन जो प्रेजेंट वैल्यू है वो मेरे पास मेंटेन रहे, उसके अंदर एरर 0 रहे। तो इसलिए पीआईडी यूज करते हैं। बॉयलर्स के अंदर काफी हेल्पफुल होता है यूज करने के लिए। मैं काफी सारी चीजें बता रहा हूँ, तो आप लोग हो सकता है जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं हो वो ओवरवेलम हो जाए। मेरे यूट्यूब चैनल पे काफी सारी वीडियोस और फ्री ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वो आप लोग जाकर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। स्काडा के अंदर हमारे पास वंडरवे स्काडा है, सीमेंस विंसीसी स्काडा है, इग्निशन स्काडा है। मैं कराची में यहाँ पे ट्रेनिंग्स करवा रहा होता हूँ या ऑनलाइन भी। स्काडा बेसिकली है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। तो स्काडा के अंदर ये आप टर्म नजर आ रही होगी, आरटीयूज, रिमोट टर्मिनल। के आरटीयूज हमारे पास फील्ड के अंदर लगे हुए होते हैं, रिमोट एरियाज में लगे होते हैं जहां पर ह्यूमन एक्सेस भी नहीं होती, और उनके साथ अक्सर आरएफ का नेटवर्क होता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी का, या एंटीनास लगे होते हैं जो कि वायरलेस इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे होते हैं आपका। फॉर एग्जांपल अगर मैं कराची में बैठा हूँ, मेरे पास 5-6 प्लांट्स हैं, लाहौर में, पंजाब, उधर फैसलाबाद में, सियालकोट में, तो मैं सारे अपने पास बैठ के मॉनिटर कर सकता हूँ थ्रू दिस स्काडा नेटवर्क। बट इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि आप लोग के लिए कि आप लोग को इसके अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट सॉफ्टवेयर की होती है, क्योंकि मोस्टली काम आप सॉफ्टवेयर के ऊपर कर रहे होते हैं। तो उसके अंदर ये सॉफ्टवेयर कुछ अवेलेबल है जिसके ऊपर आप डिफरेंट स्क्रीन्स बनाते हैं, अलार्म हैंडलिंग करते हैं, उसके बाद डेटा बेसिस मर्ज करते हैं, माई एसक्यूएल डेटाबेस है और माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर है, उसको लिंक करते हैं। तो इस तरह से आप लोग उसको यूज करते हैं स्काडा के अंदर। अच्छा, ये चीजें हमने पढ़ी थी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी के हवाले से, पीएलसी, डीसीएस, स्काडा। ठीक है, डीसीएस प्रोसेस ऑटोमेशन के लिए, स्काडा एक रिमोट लेवल पे, बड़े लेवल पे काम करने के लिए, और पीएलसी एक कंट्रोलर है। तो पीएलसी डीसीएस का पार्ट भी होगा, स्काडा का पार्ट भी होगा। फिर हमारे पास आ जाता है इंडस्ट्री 4.0 का मॉडल। हमने शुरू में ऑटोमेशन पिरामिड देखा था कि सबसे नीचे कंट्रोल लेवल था, सबसे ऊपर आपके पास ईआरपी था। हमारे पास सही है। अंदर क्या होता है, अब आर्किटेक्चर यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर प्रोडक्ट आ रही है, फील्ड है, कंट्रोल है। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल आ रहा है, ये आप देखें एक्स एक्सिस पे आ रहा है इस तरह से। वाई एक्सिस पे आपके पास यहाँ पर कम्युनिकेशन आ रही है, इंटीग्रेशन आ रही है, इंफॉर्मेशन आ रही है, फंक्शन आ रहा है, बिजनेस आ रहा है। तो ये एक बड़े लेवल पे काम करेगा कि अब आपने अपनी इंडस्ट्री को, अपने प्रोसेसेस को एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेके जाना है कि आप बिजनेस लेवल पे अपनी एफिशिएंसीज ओवरऑल प्लांट की, बिजनेस की improve कर सकें। आपको सिर्फ जो हमने ऑटोमेशन टूल्स पढ़े थे वो सिर्फ मशीन लेवल पे या फ्लोर पे आपको फायदा नहीं दें, वो ओवरऑल बिजनेस लेवल पे फायदा दें कि आप अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव कर सकें, अपनी वेस्ट कम कर सकें। तो इसके अंदर ऐसा नहीं है काम नहीं हो रहा, ये काम अभी भी हो रहा है। ये काम हम लोग ऑटोमेशन में भी काम कर रहे होते हैं, ऑलरेडी कर रहे होते हैं। बट इसके अंदर आपके पास अब वक्त के साथ साथ, जैसे पहले ट्रांजिस्टर्स, माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड ज्यादा कम होती थी, बहुत ज्यादा हो गई है। तो इसके अंदर आपके पास जो आईओटी डिवाइसेस थी फॉर एग्जांपल, वो काफी एक्सपेंसिव होती थी, तो अब वो काफी चीप हो गई हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपके पास C++ होती थी, अब पाइथन आ गई है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है जो कि बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। तो आपके पास वक्त के साथ ये सारी चीज़ों में आसानी आ गई है। फिर आपके पास डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं हर कंट्रोलर्स के, जैसे सीमेंस है, रॉकवेल ऑटोमेशन है। तो अब उनके पास, अब हमारे पास डिफरेंट नेटवर्क आ गए। फॉर एग्जांपल OPC U है हमारे पास है, जिसके जरिए आप डिफरेंट ब्रांड्स की आपस में कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। हर किसी की अपनी कम्युनिकेशन लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो ये फायदा होता है हमारे पास, हमें जो पुश कर रहा है इंडस्ट्री 4.0 की जानिब। तो ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री 4.0
इम्प्लीमेंट हो गई है, ऐसा कोई पूरा मतलब केस स्टडी नहीं है, पार्शियली सब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। दे आर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज इंडस्ट्री 4.0 के अंदर कि आपके पास आईओटी भी है, आपके पास बिग डेटा भी है, मशीन लर्निंग भी है, आपके पास साइबर फिजिकल सिस्टम्स भी हैं, इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स भी है। तो 6 to 7 आपके पास टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं, जो कि मेरे ख्याल से आपके आगे कुछ सेशंस हैं जिनमें कवर होंगी। तो क्योंकि मैं स्मार्ट फैक्ट्री और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं, तो हम लोग उसी पे रहेंगे। इंडस्ट्री की जो टर्म है इंडस्ट्री 4.0 की, बेसिकली वो जर्मन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से ही आई थी। बट इंडस्ट्री 4.0 स्मार्ट फैक्ट्री से सिर्फ मुंसलिक नहीं है, वो कमर्शियल ऑटोमेशन में भी आ सकता है। कमर्शियल एप्लीकेशन में जैसे होम ऑटोमेशन हो रही है या बिल्डिंग ऑटोमेशन हो रही है, वो स्मार्ट ऑटोनोमस कार्स की तरफ भी जा सकता है। वो आपके पास स्मार्ट सिटी की तरफ भी जा सकता है कि स्मार्ट सिटी में आपने सारी सीसीटीवी कैमरा कंट्रोल्स लगाए हुए हैं और ड्रोन्स के जरिए आपकी वो मॉनिटर हो रही है लॉ की सिचुएशन, और इस तरह से मतलब सारी चीज़ें आपकी आ सकती हैं। तो अभी हम लोग लिमिट रहेंगे इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और स्मार्ट फैक्ट्री पे। तो उससे पहले जो हमारे पास इंडस्ट्री 4.0 की एक सबसे कोर टेक्नोलॉजी है, दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इन द ब्रॉडेस्ट सेंस इट इनकम्पासेस एवरीथिंग कनेक्टेड टू इंटरनेट। कि हमारे पास थिंग्स जो हैं वो बेसिकली सेंसर्स होते हैं जो हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। इंटरनेट का मतलब ये है कि सेंसर्स की इंफॉर्मेशन हम इंटरनेट पे भेज रहे हैं, क्लाउड पे भेज रहे हैं। क्लाउड मुझे गूगल भी ऑफर कर रहा है, अमेजोन भी ऑफर कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट भी ऑफर कर रहा है, जो मुझे समझ में आता है, जिसकी एक्यूरेसी अच्छी है, कम कॉस्ट है, या जो भी आपके पैरामीटर्स हैं उसके ऊपर सूट कर रहा है, तो आप उसको उस क्लाउड को यूज कर सकते हैं। फायदा क्या होगा, जब आपके पास डेटा सेंसर से थिंग्स का डेटा इंटरनेट पे चला गया, तो आप उसको रिमोटली कहीं से भी मॉनिटर कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं। और आजकल डेटा बहुत एक्सपेंसिव है, उसकी वजह यही है कि हमारा डेटा जब पाकिस्तान में लीक होता है, तो जाहिर है वो ब्लैक मार्केट्स में और उधर सेल हो रहा होता है। सेल क्यों हो रहा है, क्योंकि उसमें हमारे क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, हमारी ऐसी पर्सनल इंफॉर्मेशन हो सकती है जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूज कर सकती हैं एड्स देने के लिए। जितनी एड्स हमारे पास आती हैं, सिमिलर एड्स का मतलब ये है कि हमारा डेटा वहां पर पब्लिकली अवेलेबल है। कुछ डेटा लीक हो रहा होता है या हैक हो रहा होता है, कुछ डेटा हम लोग विलिंगली दे रहे होते हैं। फेसबुक पे लॉग इन कर रहे हैं तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस में पूछेगा। इसी तरह गूगल हमसे अक्सर पूछ रहा होता है कि हमारी लोकेशन क्या है, सो इट कैन ट्रैक कि हम लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, हमारी क्या क्या चॉइसेस हैं। तो IoT offers us an opportunity to be more efficient in how we do things, saving us time, money, and often emissions in the process. तो आपको टाइम और मनी सेव करके दे रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं अपने घर पे मैंने सेंसर लगा दिया है और मैं उसको ऐप से कंट्रोल कर रहा हूँ, फैन वगैरह, या मैंने सेंसर लगा दिया, कोई भी मेरे रूम में आ रहा है तो मेरी लाइट ऑफ हो जाती है, IoT है। IoT ये नहीं है। IoT का मकसद ये है आपको टाइम और मनी सेव करनी है। वो कैसे करेंगे, जब आपके पास सारा डेटा आ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल घर पे आपने लगाया IoT सिस्टम, तो आपको पता चल रहा हो कि यार अच्छा मेरी पिछले महीने इतनी एनर्जी थी, उससे पिछले महीने इतनी थी। ठीक है, एनर्जी जो है आपके रूम वाइज आपने डिवाइड कर दी, सब सेंसर लगाए हुए एनर्जी के, वोल्टेज करंट के। आपने इक्विपमेंट वाइज डिवाइड कर दी कि यार अच्छा 60% लोड जो है ना मेरा मेरे ये डीप फ्रीजर्स दे रहा है, तो मैं इसको थोड़ा टाइम बेस कर देता हूँ कि मैं इस वक्त तक ऑफ कर दूं, तो इसको मैं स्मार्टली मॉनिटर कर सकूं, कंट्रोल कर सकूं। तो इस तरह से आप कुछ अपनी एनर्जी मॉनिटर करते हुए वो सेव कर सकें। ये चीज़ आपको बताएगी डेटा। ठीक है, उसके अलावा आप इसको IoT के इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, मकसद उसका वो नहीं है। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन गैदर हो रही हो, एनालाइज कर रहे हो और एक्शन क्रिएट कर रहे हो। तो जैसे मैंने बताया कि इंफॉर्मेशन लीक कौन कौन से इक्विपमेंट अप्लाइंसेस ज़्यादा एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, मैंने उसको एनालाइज किया और उसके बाद एक्शन क्रिएट किया कि मैं उसको टाइमली ऑफ कर दिया करूं, या जो पीक टाइम है जिस पे हमारा बिल ज़्यादा आता है उस पर मैं उसको ऑफ कर दिया करूं। ठीक है, तो इसके अंदर डिफरेंट एप्लीकेशन है, स्मार्ट होम्स की है, सिटीज की है, फैक्ट्रीज की है, वेरिएबल्स हैं, ऑटोनोमस कार्स हैं, ठीक है, कनेक्टेड हेल्थ है। तो डिफरेंट एप्लीकेशन है। हम लोग स्मार्ट फैक्ट्री पे हमारे पास जो हमने ऑटोमेशन पिरामिड पढ़ा था इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का, ये बेसिकली एक मैंने बनाया था IoT का, कि इसमें भी हमारे पास सेंसर्स होते हैं, डिवाइस होती है, गेटवे होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है गेटवे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो IoT डिवाइसेस होती हैं उनके अंदर MQTT प्रोटोकॉल बिल्ट इन होता है। दैट मीन्स कि वो डायरेक्टली डेटा क्लाउड पे ट्रांसमिट कर सकती हैं थ्रू वाईफाई। तो डेटा डायरेक्ट क्लाउड पे जाएगा, गेटवे पे जाएगा, गेटवे के थ्रू जाएगा कि मेरे पास डिवाइस है, मैंने उसको अपने राउटर से कनेक्ट कर दिया, स्विच से कनेक्ट कर दिया, अब वो डेटा क्लाउड पे मेरे पास भेज रहा है। ठीक है, तो टेम्परेचर सेंसर है, डिवाइसेस हैं, गेटवे है, क्लाउड मेरे पास ये डिफरेंट अवेलेबल है। फिर विजुअलाइजेशन है कि आप एंड्रॉयड स्टूडियो पे अपनी ये जावा यूज करते हुए एक अपनी ऐप बना सकते हैं, या आप रिएक्ट नोड
करते हुए आप अपनी वेब ऐप बना सकते हैं और दोनों चीज़ों को जो भी बना रहे हैं क्लाउड से लिंक कर सकते हैं। तो अब ये फ्रॉम दी स्क्रैच आप पूरा काम करेंगे। तो अगर मैं कहूँ कि यार IoT फुल स्टैक डेवलपर आपको बनना है, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें आपको ये सीखनी पड़ेंगी। तो अक्सर ये होता है कि हमारे पास हार्डवेयर के लिए अलग कंपनी लोग होते हैं जब मैं हायरिंग करता हूँ, और सॉफ्टवेयर के लिए अलग लोग होते हैं, बट आपको नॉलेज पूरे सिस्टम की होनी चाहिए ताकि आप अच्छी तरह उस पर काम कर सकें। ओके, तो ये बेसिकली IoT का था। अब इंडस्ट्रियल IoT हमने देख लिया, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का क्या काम है और IoT का क्या काम है। तो अब दोनों को जब मर्ज करते हैं आप, तो आपके पास इंडस्ट्रियल IoT आ जाता है। IoT ज्यादातर रेफर हो जाता है IT की तरफ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ, और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन ज्यादातर रेफर होता है OT की तरफ, ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी की तरफ। ठीक है, तो OT प्लस IoT मर्ज हो रहे हैं कि हम लोग IoT को अब मशीन्स पे इस तरह से यूज कर रहे हैं कि उसमें मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन हो रही है। एक मशीन में रॉ मटेरियल आया, वो खुद ही दूसरी मशीन को बता देगी कि भाई मेरे पास रॉ मटेरियल आ गया, अब आप अपनी तैयारी पकड़ लो, आप अपने पैरामीटर्स वगैरह खुद सेट कर लो ताकि आप उसको फर्दर स्टेजेस से गुजार सको। मशीन में सेंसर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सेंसर्स की कॉस्ट IoT ज़ाहिर वक्त के साथ साथ कम होती जा रही है। बिग डेटा हमारे पास है। बिग डेटा का मतलब ये होता है कि आपके पास हायर वॉल्यूम है, हायर वेरासिटी है, ठीक है, हायर डेटा वैरायटी है, कि डेटा बहुत किस्म का है, डेटा की स्पीड बहुत ज्यादा है, डेटा का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। इसको हम लोग बिग डेटा को डिफर करते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल डेटा। तो आपके पास जब पूरा प्लांट रन हो रहा होगा तो जाहिर है बहुत ज्यादा डेटा आ रहा होगा। कुछ डेटा हम लोग मशीन लेवल पे कंट्रोल कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल IoT एज अगर किसी ने सुना हो, तो एज का यही मतलब होता है कि मशीन लेवल पे ही, डिवाइस लेवल पे हम लोग कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग कर रहे हैं कि फजूल का डेटा भी और ट्रैश डेटा भी आगे क्लाउड पे ना भेजें, क्योंकि उस पर कॉस्ट लगती है। तो हम लोग कुछ ना कुछ सेग्रीगेशन वहां पे कर रहे होंगे, बाकी डेटा क्लाउड पे भेज रहे होंगे। मशीन लर्निंग आ जाती है कि अब आपके पास जो प्रोसेसेस हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पेप्सी का अगर प्लांट है, तो मैंने कैमरास कुछ लगा दिए हैं और मैं देख सकूं कि यार कैमरास के जरिए मॉनिटरिंग हो रही हो कि जहां पर बॉटल के अंदर क्रैक्स हों वो मेरे पास रिजेक्ट होती रहे। उसके अंदर आपने कोई डेटा सेट बना लिया, पिक्चर्स ले ली, अपने सिस्टम में स्टोर करा दी, और आपने एल्गोरिथम्स कुछ यूज किया जिसके जरिए आप उसको मशीन लर्निंग आप अपने इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के प्रोसेस में अप्लाई कर रहे होंगे। तो ये कुछ टेक्नोलॉजीज मिलकर एक IIoT का आर्किटेक्चर बना रही होंगी। अगर मैंने एक टेक्नोलॉजी लगा दी, फॉर एग्जांपल मैंने डेटा मेरा इसमें IoT की लगा दिया डिवाइस और डेटा मेरा रिमोटली क्लाउड पे जा रहा है, तो मैं उसको ये तो जरूर कहूंगा यार वी आर ट्रांजिशनिंग टूवर्ड्स इंडस्ट्रियल IoT और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। बट 100% अभी वर्ल्ड में कोई भी ऐसा नहीं है कि फुली इंप्लीमेंट कर चुका हो। इट इज स्टिल अ ड्रीम ऑफ इंडस्ट्रियल IoT या इंडस्ट्री 4.0। अब होता है ये टर्म्स के अंदर कि कुछ लोग इंडस्ट्री 4.0 कहेंगे, तो वो जो बीइंग एन इंजीनियर मैं इंडस्ट्री 4.0 कहूंगा, तो मेरा फोकस होगा इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन या स्मार्ट फैक्ट्री की तरफ। कोई दूसरा कहेगा जो हेल्थ के ऊपर काम कर रहा है, तो उसका फोकस इंडस्ट्री 4.0 का उस तरफ होगा। तो आपको ये चीज जहन में रखनी पड़ेगी जब भी आजकल टर्म इंडस्ट्रियल IoT की यूज होती है, दैट इज इंडस्ट्री 4.0 टूवर्ड्स स्मार्ट फैक्ट्रीज। इसके अंदर रोबोटिक्स भी आ जाएंगी हमारे पास। अगर रोबोटिक्स की अच्छी एग्जांपल है, वहां पर पंजाब के अंदर कुछ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के प्लांट्स हैं, मेरे ख्याल से होंडा वगैरह के, वहां पे रोबोट्स लगे हुए हैं, इंडस्ट्रियल रोबोट्स जो कि ऑटोमेटिक पेंट्स कर रहे होते हैं कार्स को। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एक ऐसी होती है जिसके अंदर इंजीनियर की ख्वाहिश होती है कि यार उसमें जाकर काम करे, क्योंकि उसके अंदर बहुत एक ऑलराउंड एक्सपीरियंस बंदे को मिलता है, और उसके अंदर ऑटोमेशन काफी बेहतर है, सबसे बेहतर होती है। उसके अंदर रोबोटिक्स, इंडस्ट्रियल रोबोट्स काफी यूज हो रहे होता है। तो स्मार्ट फैक्ट्री के अंदर हमारे पास IoT क्लाउड प्लेटफॉर्म्स आ जाएंगे, PLC एंड स्काडा आ जाएगा, बट विद MQTT। तो अभी हम लोग काम कर रहे हैं पाकिस्तान में विद फिनिक्स जर्मनी, जिसके पास कुछ ऐसी PLCs हैं जिसके अंदर बिल्ट इन MQTT प्रोटोकॉल है। मतलब वो डायरेक्टली डेटा क्लाउड पे PLC भेज सकता है। तो वो एक PLC ऐसा है कि वो मतलब कन्वेंशनल PLC नहीं है, आप समझें कि इंडस्ट्री 4.0 कंपैटिबल है, IIoT कंपैटिबल है, तो उस पर काम करना आसान है। फिर PLCs के अंदर जो लैंग्वेजेस हैं वो लैडर लॉजिक FBD, जो कि टेक्नीशियंस भी काम कर सकें, इस तरह से डिजाइन थी। अब उसके अंदर आप पाइथन पे भी काम कर सकते हैं, अगर जिन्होंने पाइथन पे काम किया हो। तो मेरे ख्याल से पाइथन ऐसी लैंग्वेज है कि अगर आपको नहीं आती बैचलर लेवल पे, तो आई बिलीव आप लोग काफी सफर करेंगे आगे जाके प्रोफेशनल लाइफ में, क्योंकि सिर्फ सॉफ्टवेयर पे नहीं यूज हो रही, वेब डेवलपमेंट पे भी, मशीन लर्निंग पे भी, डेटा साइंसेस पे भी, अब वो इंडस्ट्रीज में भी यूज हो रही है। तो आपको अगर काम आएगा, बीइंग ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी आजकल मैं देखता हूँ कि वो इंडस्ट्रीज के अंदर काम कर रहे हैं, एंड दे आर
स्नैचिंग जॉब्स फ्रॉम इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, मैकाट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स। क्यों? क्योंकि प्रोग्रामिंग बहुत इंपॉर्टेंट है सीखने के हवाले से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अच्छा एआई की जो टर्म मैं शायद ऊपर मिस कर गया था इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजीज में, तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन या वैसे भी इमेज प्रोसेसिंग की मैंने एग्जांपल दी थी कि आप लोग फॉर एग्जांपल फॉल्ट पार्ट्स की डिटेक्शन कर सकते हैं यार कि कौन सा पार्ट खराब है। दूसरा डेटा एनालिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने कुछ रिग्रेशन वगैरह और उसके पाइथन के ऊपर कुछ एल्गोरिथम्स बना लिए हैं जो अब आपको बता रहे होंगे कि यार अच्छा आपकी मशीन के अंदर ये डाउन टाइम पहली तारीख को आया, या चौथी तारीख को आया, या 7वीं तारीख को आया, और वो आपको खुद बता देगा कि अगला डाउन टाइम अब 11 तारीख को आएगा। तो पिछला डेटा हुए आगे की वो प्रिडिक्शन देगा आपको। तो ये चीजें बहुत आसान है अगर मैं बताऊं, क्योंकि हम लोग सिखा रहे होते हैं यहाँ पर, या मैं पर्सनली अपने प्लेटफॉर्म से भी सिखा रहा होता हूँ, लेकिन उनकी बेस समझना बहुत मतलब एक समझे कि टाइम टेकिंग टास्क है हर चीज की। तो आप लोग को मैंने आगे कुछ रोड मैप दिया हुआ है कि किस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स भी है, लाहौर में एक अच्छी कंपनी है सिंडिकेट के नाम से, जो कि कुछ नस्ट वगैरह के अंदर भी ट्रेनिंग्स करवा रही होती है रोबोट्स पे, नस्ट इस्लामाबाद में। अब आ जाते हैं स्किल्स के ऊपर। बहुत सारी चीजें सीखने के लिए, अगर जो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन या आईओटी मैंने जब ये अलग अलग किया हुआ है, तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के अंदर एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी पे जब तक आपको काम नहीं आएगा आप आगे नहीं बढ़ सकते। सही है। तो पीएलसी, एचएमआई, स्काडा, डीसीएस, इन सब चीजों पे आपको काम आना चाहिए। शुरू में पीएलसी, एचएमआई ये लेवल 1 होता है इंजीनियर के लिए, स्काडा लेवल 2 होता है, लेवल 1 करके लेवल 2। डीसीएस आपको अगर लगता है कि यार प्रोसेस रिफाइनरी या मिडल ईस्ट आपने जाना है तो बहुत फायदा देगा डीसीएस सिस्टम, ठीक है। लेकिन पीएलसी, एचएमआई बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, इंडस्ट्रियल, मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियर्स के लिए। प्रोग्रामिंग, ये 5 लैंग्वेजेस हैं, काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स मैंने यूट्यूब पे दिए हैं। ये लैंग्वेजेस आपके लिए बहुत आसान है सीखना। ग्राफिकल लैंग्वेजेस होती हैं ज़्यादातर। एससीएल लैंग्वेज थोड़ी टेक्स्ट बेस्ड होती है, लेकिन हम लोग को टेक्स्ट बेस्ड लैंग्वेज बीइंग एन इंजीनियर जो यहाँ पर है उनको आती होगी। मोटर कंट्रोल्स हैं, वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव या सर्वो यूज करते हुए, और इसी तरह हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंटेशन है, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स में। अब आईओटी के अंदर आपको सेंसर्स को आना चाहिए कि सेंसर्स की इंफॉर्मेशन कंट्रोलर के जरिए किस तरह से क्लाउड पे पहुंचानी है। तो सेंसर्स, माइक्रो कंट्रोलर्स, क्लाउड, ठीक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाउड बने बनाए हैं तो इतना टाइम नहीं लगता। फिर एप्स, विजुअलाइजेशन। एप्स आजकल एमआईटी ऐप इन्वेंटर है, ब्लिंक है, ये बने बनाए क्लाउड्स या ऐप प्लेटफॉर्म है, आप इसको लर्निंग पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। प्रोफेशनल लेवल पे हम लोग रिएक्ट, नोड जेएस यूज करते हैं या एंड्रॉइड स्टूडियो यूज करते हैं ऐप्स बनाने के लिए। बट आपको एक आईओटी का पूरा आर्किटेक्चर बनाना है तो आप एक आर्डिनो परचेस करें, या सॉरी नोड एमसीयू परचेस करें, वो ज्यादा बेहतर है। उसके अंदर बिल्ट इन वाईफाई 400 का मिलता है, सेंसर कुछ 300-400 के मिलते हैं, क्लाउड कम स्टोरेज ऑफ डेटा के लिए फ्री है बिल्कुल, और ऐप भी फ्री है। तो आपका ये टास्क विद इन ₹1000 आप इजीली इसको सीख सकते हैं। लैंग्वेजेस पे आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मशीन जो है वो हमारी लैंग्वेज नहीं समझती, उसको ऐसी लैंग्वेज में बनाना पड़ता है जो वो समझ सके। तो पाइथन जो है वो आई बिलीव के ह्यूमन लेवल के ऊपर बहुत, सिंटैक्स बहुत आसान है सीखना। तो C++ पुरानी लैंग्वेजेस हैं बट बहुत यूज हो रही हैं क्योंकि फास्टर है। तो अक्सर ऐप्स ऐसी होती हैं, अक्सर सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिसमें पाइथन और C++ साथ में यूज हो रही होती हैं। तो आप C++ एक बैच ऑफ ऑनर है, उससे स्टार्ट लें। पाइथन आपको फिर बहुत ईजी लगेगी, और फिर जेएस या जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग है जो टॉप 3 के अंदर है। तो जावास्क्रिप्ट, पाइथन मेरे ख्याल से टॉप 3 के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। MQTT प्रोटोकॉल उन डिवाइसेस में होता है जो कि क्लाउड से डायरेक्टली लिंक हो सकती है टू दिस प्रोटोकॉल। मैसेजिंग क्यू का प्रोटोकॉल होता है पब्लिश या सब्सक्राइब का, कि आप आईओटी के ऊपर डायरेक्टली डेटा भेज सकते हैं। आईओटी क्लाउड प्लेटफॉर्म है, गूगल फायरबेस भी फ्री है कुछ डेटा के लिए, कुछ टाइम के लिए। आईबीएम वाटसन भी आपको फ्री सर्विसेज देता है, आप लोग यूज कर सकते हैं। तो ये आईओटी का बेसिकली पार्ट है। इंडस्ट्रियल आईओटी के अंदर एक चीज जो आ जाती है वो ओपीसी यू है, और इंडस्ट्रियल इथरनेट आ जाता है, जिसके अंदर आपके पास प्रॉफीनेट आ जाता है, इथरनेट आईपी, मॉडबस टीसीपी आईपी। ये सारे नेटवर्क हमारे पास जो नॉर्मल इथरनेट कम्युनिकेशन उस पर रन हो रहे होते हैं, बट लेयर्स के अंदर कुछ डिफरेंसेस होते हैं जो कि आपको समझना चाहिए। डेटाबेसेस आ जाती है माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर के। एसक्यूएल डेटाबेसेस जो है उस पर डेटा कैसे स्टोर कराना, वेदर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, हार्डवेयर इंजीनियर हैं, कोई भी इंजीनियर है, आपको डेटा के ऊपर काम करना है, और डेटा स्टोर कराने के लिए आपको डेटा बेसिस इररिस्पेक्टिव ऑफ योर फील्ड सीखनी पड़ेगी।
तो आप यहाँ पर ऑडियंस में अभी कोई भी मौजूद है, अभी मुझे सही आइडिया नहीं है, वो क्यूए में पता चलेगा, बट आपके ऊपर ये लाजिम है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और डेटाबेसेस ये लाजमी सीखें। हो सकता है हार्डवेयर का पार्ट, सॉफ्टवेयर या सीएस के स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको मुश्किल हो, बट एटलीस्ट आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और डेटाबेसेस पे जरूर आइडिया होना चाहिए। अगर आप हार्डवेयर पे काम कर लेते हैं बीइंग ए सीएस इंजीनियर, तो आपके पास एक एड ऑन है, अब आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स से ऊपर जा सकते हैं। डेटा विजुअलाइजेशन हमने पढ़ी थी, डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, क्लाउड के ऊपर ऐसी एपीआईज मौजूद होती हैं जो आपको वहीं पे डेटा एनालाइज करके दे देंगे, आपको कुछ परचेज करना पड़ेगा। वरना आपको अपना डेटा एनालिटिक्स करना है, आपको जुपिटर यूज करें पाइथन के लिए, और उस पर आप अपनी एनाकोंडा यूज करते हुए आप अपनी डेटा साइंसेस कुछ करवा सकते हैं। फिर आगे इमर्जिंग फील्ड है साइबर सिक्योरिटी की। तो साइबर सिक्योरिटी के अंदर आपको डेटा, क्योंकि इंटरनेट पे चला गया है, इसका मतलब कोई भी उसको हैक कर सकता है, तो आपको उसको सिक्योर किस तरह से बनाना है, कुछ वेरिफिकेशंस डालनी है, डबल चेक डालना है। जैसे गूगल पे आप आईडी बनाते हैं, लॉग इन करते हैं किसी और पीसी से, तो वो आपसे पूछता है, टू वे सिक्योरिटी जो होती है। इसी तरह आप पासवर्ड करते हैं, इंक्रिप्शन लगाते हैं, इस तरह से कुछ स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे। ये तो बेसिक स्टेप्स बता रहा हूँ, बट और बहुत कुछ चीजें होती है आगे की। तो ये स्किल्स हैं। अब स्किल्स मैंने आपको पूरा रोड मैप बता दिया है कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और आईआईओटी पे सीखना है। आपको अगर बाहर जाके काम करना है, कनाडा, नॉर्थ अमेरिका, मिडिल ईस्ट में काफ़ी सारी कंट्रीज में ऑलरेडी ऑनलाइन भी सिखा रहा होता हूँ, तो वहाँ पर जो ट्रेंड होता है, वहाँ पर जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज काफ़ी होती है, जो वहाँ पे एजुकेशन ले सकें। वहाँ पे अगर वो सीवी देते हैं तो उनको 10 15 20 जगह से इजीली कॉल आ जाती है। यहाँ पर आप सीवी देते हैं तो आपको 100 जगह सीवी देंगे, 10 जगह से कॉल आएगी और एक जगह जाके आपकी मुश्किल से कंफर्मेशन होगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अभी ऐसा ऐसा इंडस्ट्रीज मैच्योर हो रही हैं, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल बेसिकली नंबर गेम्स है। तो आपको उस हवाले से अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट पे एटलीस्ट आप इंडस्ट्री में किसी तरह इन हो। उसके बाद आप जब एक फ्लो में आ जाते हैं तो आपको खुद ही स्किल्स ऐड होती जाती हैं, आपकी ऑन फील्ड ट्रेनिंग्स होती जाती हैं। तो बट पहला जो स्टेप है वो सबसे चैलेंजिंग होता है स्टूडेंट। अभी सीखने के हवाले से बहुत सारी चीज़ें बेहतर हैं कि यूट्यूब के ऊपर, यूडेमी के ऊपर और काफ़ी सारे जो कॉर्सेरा के ऊपर फाइनेंशियल एड्स इजीली मिल जाती हैं, फ्री रिसोर्सेज हैं, काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने काफ़ी सारी चीज़ें फ्री कर दी हैं, ताकि आप लोग वो अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं और स्टूडेंट्स का इस चीज़ में फ़ायदा हो रहा है कि उनको फ्री कोर्सेज मिल रहे हैं। तो आप लोग ये काफ़ी चीज़ें फ्री सीख सकते हैं, ट्रस्ट मी। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं, अभी मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था, तो वहाँ पर कुछ ऐसी लड़कियां भी थी, देवर हाउस वाइफ्स, या वो उन्होंने कभी एजुकेशन का प्री रैक नहीं था, बट आई एम टीचिंग देम पाइथन और दिस अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। उस पर काफ़ी बेहतर काम कर रही हैं, उनको इम्प्लीमेंट कर रही हैं। तो इसके अंदर आप ये स्किल्स, कहने का मकसद ये था कि ये जो प्रोग्रामिंग की स्किल्स हैं, दीज आर फॉर एवरीवन इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, फील्ड, और इस तरह से ना। हमारे पास फ्री ऑटोमेशन प्ले पे मेरे पास पीएलसी एचएमआई का कोर्स है। मैं मुश्तबा को कहूँगा कि जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, मैं एक प्रोमो सेंड कर दूंगा, मैं उसमें पीएलसी एचएमआई का बिगनर कोर्स फ्री दे दूंगा। मेरे चैनल पे काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं। पाइथन का कोर्सेरा पे बहुत अच्छा एक कोर्स है जो अपने स्टूडेंट्स को रेकमेंड करता हूँ। आपको फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। इसके अलावा मेरे पास यूडेमी पे फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे सिस्को साइबर सिक्योरिटी पे, आईओटी पे, पाइथन पे फ्री कोर्स ऑलरेडी दे रहा है, ठीक है, जो कि आप लोग यूज कर सकते हैं। स्काडा के लिए इंडक्टिव यूनिवर्सिटी पे ऑलरेडी अवेलेबल है। मैंने लिंक्डइन का ये दिया हुआ है क्योंकि मैं काफ़ी सारी चीज़ें इसमें नहीं डाल पाया, लिंक्स मुझे मिले नहीं कुछ। तो आप लोग लिंक्डइन पे अगर मुझसे कनेक्ट करेंगे तो मैं उसको शेयर कर लूँगा, काफ़ी सारे लिंक्स आपसे शेयर कर लूँगा, और फ्री रिसोर्सेज जो मेरी वेबसाइट पे भी है, मैं सारे उस पर कुछ डाले हुए भी हैं, मैं उस पर भी बनाकर एक ब्लॉग जो है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। बट ये फ्री में बता रहा हूँ, फ्री में आपको उतनी नॉलेज जरूर मिल जाएगी कि आप एक स्टार्ट ले सकें। बट हमेशा याद रखना कि जो भी इंस्ट्रक्टर होगा वो पेड कोर्स इसलिए डालता है और फ्री कोर्स इसलिए डालता है कि उसको पता है कि यार स्टूडेंट्स मुझे देख सकें कि मैं किस तरह से पढ़ा रहा हूँ और बेसिक समझ हैं। और पेड कोर्स इसलिए होता है कि वो जरा एडवांस लेवल तक लेके जाता है। अब पाइथन में अगर आपने सिंटैक्स सीख लिया, लूप्स चला लिए, और इनहेरिटेंस सीख ली, कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीख ली, तो दैट इज जस्ट द स्टार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपको उसके ऊपर या तो आप मशीन लर्निंग की तरफ लेके जाएं पाइथन को, या डेटा साइंस उसकी तरफ लेके जाएं, या आप जो इमेज प्रोसेसिंग बताई थी, या वेब डेवलपमेंट की तरफ लेके जाएं, ताकि उसको जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे उसका फायदा नहीं होगा। तो उसके अंदर 80-20 रूल होता है
कि 20% ऑफ द थिंग्स यू लर्न कंट्रीब्यूट 80% ऑफ योर टोटल इंप्रूवमेंट। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आपकी लर्निंग अप्रोच क्या होती है। हमारे बीइंग अ स्टूडेंट माई सेल्फ, या काफी सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा पिछले 6 सालों में, हमारी लर्निंग अप्रोच ही बहुत गलत होती है कि हम लोग कुछ ऐसे कोर्सेज पिक कर लेते हैं या कुछ ऐसी बुक्स पिक कर लेते हैं जो कि हमारी समझो कि उस तरह से हमें नॉलेज नहीं प्रोवाइड कर रही होती है। नॉलेज हर चीज में होती है, हर कोर्स में, हर बुक में, बट हर का पढ़ने का, समझने का तरीका अलग होता है। मेरा तरीका है, मैं जब तक किसी चीज पे प्रैक्टिकल नहीं करूंगा मुझे वो चीज नहीं आएगी। कुछ स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं, मेरे कुछ दोस्त हैं जिनकी विजुअलाइजेशन या इमेजिनेशन बहुत अच्छी थी कि वो उसमें टीचर ने बोर्ड पे रखवा लिया, उनको समझ में आ गए, और आई वुड कीप आस्किंग क्वेश्चंस के ये किस तरह से होगी। तो आप लोग सबसे पहला तरीका है कि अच्छी एक कोर्स सेलेक्ट करें, अच्छे इंस्टीट्यूट में जाएं, या यूनिवर्सिटी में काफी सारे कोर्सेज ऑलरेडी हो रहे हैं तो उनको सही से स्टडी करें। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको कोर्स पढ़कर वो चीज समझ में आ जाएगी। आप साइड में रेफरेंस यूज करें, बुक को ऐसा रेफरेंस यूज करें, कोई एक यूट्यूब के ट्यूटोरियल्स को एज अ रेफरेंस यूज करें। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि उस चीज को अप्लाई करें। आपको कुछ, आपकी जो फील्ड है, फॉर एग्जांपल मेडिकल फील्ड है, सॉफ्टवेयर की फील्ड है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो उसको उस फील्ड के अंदर लाजमी अप्लाई करें। उस पर कोई प्रोजेक्ट करें, किसी के साथ मिलकर एज अ फ्रीलांसिंग काम करें, ताकि आप उसको बेहतर तरीके से सीख सकें। और उसके अलावा फ्रीलांसिंग करें। बहुत इंपॉर्टेंट है कि काफी सारी चीजें सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड होती हैं, आईओटी, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, इसके अंदर मैं अभी फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। तो मुझे याद है कि मैं अभी कंसल्टेशन कर रहा था एक प्रोजेक्ट की, जो कि सऊदी अरब में। हालांकि मेरी हार्डवेयर इंटेंसिव फील्ड है, बट अगर आप एक चीज पे कमांड ले लेते हैं, स्किल्स आ जाती हैं, तो यू कैन इजीली वर्क ग्लोबली। ट्रस्ट मी, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं पीसीबी डिजाइनिंग मेरे, वो फाइवर अपवर्क के ऊपर सेल कर रहे हैं, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के टास्क कर रहे हैं, पाइथन के कर रहे हैं, वेब डेवलपमेंट के कर रहे हैं, एलएमएस के कर रहे हैं, कवर्स बना के दे रहे हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं। तो फाइवर, अपवर्क, यूट्यूब, आप उसको बेहतर तरीके से यूज करें। पाकिस्तान एट मेरे ख्याल से ऑलरेडी टॉप 5-6 कंट्रीज में फ्रीलांसिंग पे। ठीक है, तो वो इसी वजह से कि हमारा हम लोग कम चार्ज करते हैं, हमारे पास डॉलर्स आते हैं, वो ऑलरेडी कन्वर्ट होके हमारे लिए बेहतर एक इनकम, पैसिव इनकम बन जाती है। तो आप लोग इस तरह से यूज कर सकते हैं। आई बिलीव मैंने काफी सारी चीजें कवर करनी थी, सेशन काफी एक्सटेंड हो गया, तो क्यूए सेशन स्टार्ट कर लेते हैं, विच आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, कि आप लोग कुछ सवाल कर सकें। कैरिकुलम चेंज की बात कर रहे हैं आप, वुड यू रेकमेंड इफ एनी करिकुलम चेंज इन सी एस एंड ई? यार बैचलर लेवल पे, क्योंकि होता ये कि करिकुलम में मसला नहीं है इतना। ठीक है, मैंने बताया कि आपको एग्जिस्टिंग में भी काम करना है, इमर्जिंग पे भी काम करना है। ठीक है, मेरे ख्याल से वर्किंग ऑलरेडी ऑन गोइंग है कि उसके अंदर ये मशीन लर्निंग की, आईओटी की टेक्नोलॉजी, मेरे ख्याल से मशीन लर्निंग तो ऑलरेडी पढ़ाई जा रही है सीएस में या एनएडी में। जैसे हम लोग सेशन, तो मुझे पता है प्रोफेसर वहाँ पर मशीन लर्निंग और इस तरह की चीज़ें करवा रहे होते हैं। आई बिलीव काफ़ी सारी जगहों पे ऑलरेडी पाइथन हो रही है, तो उसमें मशीन लर्निंग की एप्लीकेशन या इस तरह से करवाई जाती हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी इंडस्ट्रियल आईओटी इज कंपैरेटिवली न्यू, मेरे ख्याल से कुछ अरसे में होपफुली स्टार्ट हो जाएगा। बाकी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया था हुनरमंद पाकिस्तान का, जिसके अंदर आईओटी, साइबर सिक्योरिटी और ये कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट्स को करवाए जा रहे हैं। और उसमें बाकायदा स्टूडेंट आ रहा है फ्री में कि यार आप आए करें। और उसमें मुझे पता है कि स्टूडेंट्स का टेम्परामेंट या तो अभी उतना नहीं होता, और ज़ाहिर कोविड का सिलसिला भी है, तो बहुत चैलेंजिंग होता है। हालांकि वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स अभी भी खुले हुए हैं, गोइंग है, ऑल द यूनिवर्सिटीज बंद है, बट वो एक अच्छा इनिशिएटिव है कि एटलीस्ट वो चीज़ें चल रही हैं, आप लोग उसमें जाके पार्ट ले सकते हैं। और आई बिलीव कि आगे जाके यूनिवर्सिटी का करिकुलम होगा, बट रिकमेंडेशन फिलहाल मेरी ये होगी, जो हमने इंडस्ट्री 4.0 की टेक्नोलॉजीज पढ़ी हैं, कि उसको यूनिवर्सिटीज जल्द से जल्द अडॉप्ट करें जिन्होंने नहीं की हुई। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये होती है कि यूनिवर्सिटी के ऊपर प्रेशर ये होता है कि एक पूरा करिकुलम करवाना होता है कवर, अदरवाइज वो एच ज़ाहिर है वो स्टेटस नहीं देती, और कुछ कंप्लायंस करना होता है, जिसकी वजह से प्रैक्टिकल्स काफ़ी चीज़ों पे मिस हो जाते हैं या उतना फोकस हो नहीं पाता प्रैक्टिकल्स के ऊपर। लैब्स का टाइम कम होता है। तो आई बिलीव लैब्स, मैं जब अपनी यूनिवर्सिटी में था, मेरी अपनी दाऊद यूनिवर्सिटी थी कराची, तो उसके अंदर मैं अलग से टीचर के पास जा रहा होता था लैब्स करने, क्योंकि उस टाइम के अंदर मुझे चीज़ें समझ नहीं आती थी, कवर नहीं होती थी। फिर मेरा सुपार्को के साथ यूएवी का प्रोजेक्ट, उसमें मेरी लर्निंग हुई थी।
तो आई बिलीव यूनिवर्सिटी में मैंने ज़्यादा जो सीखा है वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट पे अपना सीखा था, कि उसके अंदर पूरा 1 साल का प्रोजेक्ट होता है, तो आप एक ही प्रोजेक्ट पे फोकस करके काम कर रहे होते हैं, तो उसमें माइक्रो कंट्रोलर्स, हार्डवेयर और लैब व्यू सॉफ्टवेयर्स वगैरह, प्रोग्रामिंग C++, उसमें मेरी अच्छी कमांड हो गई थी। ठीक है, तो वो रियली बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप FIP अपना ऐसा सिलेक्ट करें, और वो इंडस्ट्री से अगर स्पॉन्सर हो जाए या इंडस्ट्री से मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। बेशक फ्री में मिले, कोई मसला नहीं है, पैसों को भी ना देना, क्योंकि आगे जाके जितने पैसे स्पेंड करने पड़ते हैं ना, मेरे पास प्रोफेशनल्स आते हैं, दे आर पेइंग मी 50,000 60,000 70,000 फॉर द ट्रेनिंग, कि उनको क्रैश कोर्स करना होता है कि बस जल्दी से हो और वो इंडस्ट्री में जाके इंप्लीमेंट करें, क्योंकि उनकी जॉब खतरे में आ जाती है, या उनको प्रमोशन चाहिए होती है, या उनको बाहर कोई प्रोजेक्ट मिल जाता है, मिडिल ईस्ट जाना होता है। ठीक है, तो अभी लर्निंग पे फोकस करें, और मैंने बताया कि उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, और उस चीज़ को फ्रीलांस सेल करने की कोशिश करेंगे। जब आपको एक चीज़ आ जाएगी, आप उसको सेल करोगे, जाकर किसी को सर्विसेज दोगे, तो ये आपके अंदर बिल्डअप होगा, यार मेरी चीज़ की वैल्यू है, जो मैंने चीज़ सीखी है वो अच्छा, वो वाकई स्टैंडर्ड पे पूरी उतर रही है, या वो मतलब ऑन गोइंग है, वो स्केल डिमिनिश नहीं हुई है, जाहिर है आपको उसकी पे मिल रही है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको करें। तो आई बिलीव कि हमें सब सिचुएशंस पता होती हैं यूनिवर्सिटी के हवाले से भी, तो सेल्फ लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड ऑफ द डे हम लोग यूनिवर्सिटी को भी ब्लेम करेंगे, मुझे पता है, हम लोग ऐसे टाइम आएगा कि प्रोफेसर्स को भी ब्लेम करेंगे, लेकिन जब इंडस्ट्री में आ जाएंगे, कुछ चीज़ें सीख जाएंगे, फिर हम लोग अप्रिशिएट भी करेंगे अपने प्रोफेसर्स को या मेंटर्स को, कॉल भी करेंगे कि सर आपने वो एक चीज़ सिखा दी थी जिसका ये फायदा हो रहा है। ठीक है, तो हैव अ विन विन माइंडसेट, विन विन अप्रोच। ठीक है, जो चीज़ आप यूनिवर्सिटी से सीख सकते हैं, सीखने की कोशिश करें, जो भी और जो भी यूनिवर्सिटी अभी सिखा रही है। ठीक है, और बाकी अपनी सेल्फ लर्निंग, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्निंग अप्रोच मैंने बताई है ऑलरेडी, कि अब वो आपकी क्या होनी चाहिए। ऑनलाइन सर्विस फ्रॉम व्हाट विल बी नेक्स्ट स्टेप टू वर्क एंड प्रैक्टिस इन स्टडी इन इंडस्ट्री। अच्छा, इंडस्ट्री में अगर काम करना है, मैंने बताया कि कुछ ना कुछ हार्डवेयर पे काम लाजमी आना चाहिए, तो आपकी यूनिवर्सिटी में जो हार्डवेयर पड़ा हुआ है उस पर काम करने की कोशिश करें, या उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करें। बाकी ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं वो मैंने बताया कि यूडेमी पे। अच्छा, कॉर्सेरा और यूडेमी में डिफरेंस ये है कि कॉर्सेरा आपको फाइनेंशियल एड भी प्रोवाइड कर देता है, फ्री आपको कोर्स मिल जाता है, और वो एक लॉन्ग टर्म इंस्ट्रक्टर बेस्ड कोर्स होता है, कि आप फ्रॉम थ्योरी पूरी चीजें कवर करते हैं। यूडेमी क्या होता है, उसमें सिर्फ ट्यूटोरियल्स होंगे, सेल्फ बेस्ड होगा, और अच्छा आप किसी चीज में स्ट्रक हो गए, फॉर एग्जांपल पाइथन पे आपने कोई वेब ऐप बनानी थी, आप स्ट्रक हो गए, तो आपने यूडेमी पे जल्दी से कोर्स परचेज किया, और उसमें देख लिया, अच्छा यार इसने बंदे ने इस तरह से बनाई हुई है, इस तरह से इसको प्रोग्राम किया है। ठीक है, और आपने देखकर उसको बना ली। कॉर्सेरा क्या करेगा कि आपको पूरा बैकग्राउंड देगा लैंग्वेज का, क्विजेस भी देगा, असाइनमेंट देगा, वो आपको चैलेंज करेगा। ठीक है, तो एज अ स्टूडेंट एक अच्छा वो है, और उस पर फाइनेंशियल एड इजी जाती है, बट अनफॉर्चुनेटली जो हार्डवेयर ओरिएंटेड कोर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन पे, वो आपको नहीं मिलते, तो वो आपको यूडेमी पे ज्यादा मिल जाएंगे। बेसिक कोर्स में ऑलरेडी ऑफर कर रहा हूँ फ्री, तो वो आप मेरे प्लेटफॉर्म पे ले सकते हैं। पाइथन लैंग्वेज, अच्छा पाइथन लैंग्वेज मैंने ट्यूटोरियल या वो उस पर डाला अभी तक इसलिए नहीं, क्योंकि बहुत बेहतर ट्यूटोरियल्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं उस पर। ठीक है, लोगों से शेयर कर दूंगा पाइथन के ऊपर, पूरे पूरे कोर्सेज लोगों ने डाले हुए पाइथन के ऊपर। मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो ऐसी है आजकल कि आप लोग कहीं से भी सीख सकते हैं, और मतलब सारे फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, वो मेरे बेहतर कुछ मेंटोर्स भी हैं और कुछ बेहतर लोग भी हैं जिन्होंने डाले हुए। सो आई डिड नॉट फील द नीड कि मैं सारी चीज़ें पब्लिश करूं। तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं वो चीज़ें करूं कि यूनिक हो, या वो उस तरह से अभी अवेलेबल नहीं हो। और किसी स्टूडेंट का कोई सवाल, कोई भी फील्ड का है, किसी भी फील्ड से आप लोग सवाल कर सकते हो, क्योंकि मेरा जो पोर्टफोलियो है वो बेसिकली इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, CS, सॉफ्टवेयर, मैकाट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सब चीज़ों को मर्ज कर रहा होता है। तो मे बी आई कैन हेल्प यू आउट विद दैट। पाइथन लर्निंग में कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है? अच्छा, पाइथन के लिए ये ट्रू नहीं है, कोई भी आप स्किल सीखोगे ना, पहले 20 आवर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने पहले 20 घंटों में स्किल का एक अच्छा क्रक्स ले लिया, अच्छी नॉलेज ले ली, तो आप लोग उस चीज को सीख जाओगे। मकसद ये एक बहुत पहले रूल था कि यार 5000 आवर्स चाहिए आपको किसी स्किल को सीखने के लिए, जो कि 5 साल बनते हैं। ठीक है, 5 साल किसी के पास नहीं है, 2 साल के अंदर स्किल्स चेंज हो जाती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज न्यू आ जाती हैं। तो आप 20 घंटे डायरेक्टली लगा दो, एक दिन में नहीं, 2-2 3-3 घंटे करके। ठीक है, आपको बहुत अच्छी बेसिक
जाएगी पाइथन के ऊपर कि आप अपने प्रोग्राम्स उस पर बना सकते हो। फिर उसके बाद वाला जो स्टेप होगा वो अप्लाइड लॉजिक का होगा कि आप उसको अप्लाई ऐप डेवलपमेंट के लिए करते हो, आप उसको अप्लाई मशीन लर्निंग के लिए करते हो, दैट वुड बी अनदर 40 to 60 आवर्स। तो आई बिलीव 80 आवर्स आपको स्पेंड करने पड़ेंगे इंटरमीडिएट नॉलेज के लिए। आपका नॉलेज का ग्राफ ऐसे जाता है, ठीक है, तो फ्रॉम बॉटम टू टॉप ऐसे एक्सपोनेंशियल आपकी लर्निंग हो रही है, उसके बाद वो ग्राफ जाके ऐसे स्टेबल हो जाता है, क्योंकि वो फिर आप क्योंकि इंटरमीडिएट लेवल पे पहुंच जाते, तो फिर आप उसको टाइम लगता है आपको एक एक्सपर्ट लेवल पहुंचने के लिए, वो एक इंक्रीमेंटल आपकी एक वो होती है, चेंजेस होती हैं। तो आपको शुरू के जो आवर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आप वो कर सकते हैं। आई बिलीव के यूट्यूब और उसके ऊपर आप लोग इजीली सीख सकते हो। जहां पर स्ट्रक हो जाओ तो कोई आपको मेंटोर्स होना चाहिए, वो आपका यूनिवर्सिटी का टीचर हो या कोई और आपका मेंटोर हो, आपका कोई सीनियर हो, उसको आप मेंटोर रखो कि कहीं फंसे हो तो आप कोई सवाल कर सको। बेस्ट इंडस्ट्रीज इन टू प्रैक्टिस। अच्छा, ओरिएंट वाली जो काम कर रहे हैं, क्योंकि वो आईओटी पे अच्छी खासी अप्लायंसेस के अंदर अपनी टेक्नोलॉजी फिट कर चुके हैं। आईओटी की ब्लू ईस्ट कंपनी है बेसिकली, ओरिएंट ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की, और वो पाकिस्तान की लार्जेस्ट आईओटी कंपनी है, ठीक है। इसके अलावा मेरे ख्याल से कुछ इस्लामाबाद में कंपनीज है, मतलब बहुत बड़ी कोई कंपनी नहीं है। बड़ी कंपनीज के हिसाब से मुझे एक ब्लू ईस्ट कंपनी ओरिएंट की याद आती है, और बाकी कुछ कंपनीज हैं, लिंक थिंग्स हैं, मेरी अपनी जो माइंड फ्रॉम इंजीनियरिंग है, हम लोग भी आईओटी पे काम कर रहे होते हैं। हमारी अपनी एजुकेशनल किट्स भी होती हैं आईओटी के हवाले से, जो डेवलप करते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज में भी कर रहे होते हैं। तो मैं उसको ज़्यादातर इंडस्ट्रियल आईओटी की तरफ ले जाता हूँ। तो आईओटी की तरफ आई बिलीव ब्लू या ओरिएंट कंपनी एक अच्छी कंपनी है, जो कि वो आप लोग काम कर सकते हैं। व्हाट टाइप ऑफ FYP शुड वी टेक? अच्छा, मैंने बताया FYP बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वो पूरा एक क्रक्स होता है आपकी 4 साल की जर्नी का। तो उसमें एक तो टीम बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, कि टीम ऐसी ना हो कि एक बंदा काम करे और बाकी तीनों एंड में आके पूछे यार हमारा FYP क्या था, ठीक है। तो उससे ओवरऑल क्वालिटी डाउन हो जाती है। तो उस वक्त तो आप एक तो ग्रुप्स अपने चेंज कर लें, अगर आपको पता है आपके किसी दोस्त को या ग्रुपमेट को इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, FYP आप इंडस्ट्री के साथ सेलेक्ट करें कि उनकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करें। इंडस्ट्री में आप लोग बीइंग एन स्टूडेंट अच्छा काम करके दे सकते हैं इंडस्ट्री के लिए। क्यों? इंडस्ट्री जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में बहुत ज्यादा ऑक्यूपाई हो जाती है, कि दिन भर में डॉक्यूमेंटेशन है, इंजीनियर लगा हुआ होगा, सुबह जाएगा यार ये डॉक्यूमेंटेशन है, अच्छा ये फील्ड टीम के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, ये कुछ चीज़ों की परचेजिंग करनी है। स्टूडेंट्स वो यूटिलाइज करते हैं उन कामों के लिए जो उस पर खुद टाइम नहीं दे पाते। इंडस्ट्रीज को ऐसे सिलेक्ट कर रहे हैं जैसे कोका कोला, नेस्ले, पेप्सी, इस तरह की इंडस्ट्रीज हैं। सॉफ्टवेयर के अंदर 10 है, या गूगल वाले मेरे ख्याल से अगर इस्लामाबाद में बैठे हैं, या इस तरह की जो सॉफ्टवेयर की बड़ी कंपनीज है उनको सर्च करें। तो उन कंपनीज को सर्च करें, उनको बोलें यार आपकी, अच्छा आप बताएं क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको, हम लोग वो अपना FIP सिलेक्ट करेंगे, आपका भी फायदा होगा और हमारा भी फायदा होगा। बेशक पैसों की बात ना करना, ठीक है। अब वो अगर पैसे विलिंगली देते हैं तो अच्छी बात है। काफ़ी जो अच्छी इंडस्ट्रीज होती हैं वो आपको स्टाइपेंड देगी, जैसे मुझे सुपार्को से मिली थी। तो आप जो आपकी इंटरेस्ट इंडस्ट्री है ना, इंटरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री है, कि यार आपको लगता है नहीं मुझे ऑटोमोटिव में जाना है, मुझे सॉफ्टवेयर हाउस में जाना है, मुझे इस प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में जाना है, और आपको लगता है कि उसमें आपका इंटरेस्ट है, अच्छा बन सकता है, तो आप उसको एज FIP सेलेक्ट करें। हाउ कैन वी वर्क इन अ मैकेनिकल इंडस्ट्री वाइल हैविंग एन EE डिग्री? मैकेनिकल इंडस्ट्री, देखो कोई भी इंडस्ट्री है वो मैकेनाइज तो ऑलरेडी है, प्लस इलेक्ट्रिकल चीजें तो ऑलरेडी हैं। जो भी इंडस्ट्री चल रही है वो बिजली से चल रही है, तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, ऑटोमेशन कुछ ना कुछ होगी। तो सारी इंडस्ट्री, बड़ी इंडस्ट्रीज जो है पाकिस्तान के अंदर, वो नेस्ले, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, GSK फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, ठीक है। फैसलाबाद के अंदर आपकी निशाद मिल्स वगैरह जो इंडस्ट्री है, ये बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री है, आपको बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल सकता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए। बहुत बड़े लेवल पे तो उनकी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, पावर, ऑटोमेशन, सारी चीज़ें उसके अंदर आपको मिल रही होंगी, तो वो एक बड़ा सेटअप, अच्छा सेटअप मिल सकता है आपको। ओके, एंड सेशन की मुझे रिक्वेस्ट आ गई है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ऑटोमेटिव इंडस्ट्री में बिल्कुल काम कर सकता है। फ्यूचर इन टेलीकॉम इंडस्ट्री में 5G है, जोंग वाले जैसे काम कर रहे हैं, तो 5G एक ऐसा नेटवर्क है जो कि IoT के एक बहुत बड़ा बूस्ट देगा, और आपकी स्पीड IoT डिवाइसेस की वो बहुत, डेटा एक्सचेंज की बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। नेक्स्ट स्पीकर वेट कर रहे हैं, आई अपोलोजाइज टू हिम टू मेक हिम वेट। बाकी थैंक यू सो मच एवरीवन। मुझे और मज़ा आता अगर आप लोग के माइक्स भी ऑन होते, हम लोग और इंटरेक्टिव करते, बट स्टिल ओके। मैं सिमिलर सेशन अपना यूट्यूब चैनल पे करूंगा,
ठीक है, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, और लिंक्डइन मैंने ऑलरेडी दे दिया, तो आप उस पर कनेक्ट कर लें। मैं आपको फ्री रिसोर्सेज जो हो सकता है मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और सी यू ऑल होपफुली सून अगेन। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, हाफिज। थैंक यू सो मच सर।